दोस्तों, आज की कहानी में एक दोस्तों कलेक्टर साहब दिल्ली की छुट्टी पर अपने घर दिवाली की छुट्टी पर आता है। वह सिविल ड्रेस में ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी दोस्तों बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है और वहां पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसे का डिमांड करने लगते हैं, घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पॉल्यूशन कागज़ नहीं है, तुम्हारे पास चालान होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है, साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, ये कहानी से सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। चलो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा चालान तो कटेगा ही, क्योंकि तुम्हारे पास कागज़ भी नहीं है। तुम चालान का पैसा दे दो या मुझे 1000 दे दो, मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा पर वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसा दूंगा। तब सिर्फ 100 रुपया कमाया हूँ। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम कल पैसा कमाए होंगे ना, वो पैसा तुम्हारे पास होंगे ना, उसमें से दे दो। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है, साहब वो तो पैसा मैं कल ही खर्चा कर दिया था, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपने साथ कागज़ लेकर चलूँगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे और चुपचाप ही सिपाही की और ऑटो रिक्शा वाले की बातें को सुन रहे थे। जब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर अपना रौब दिखाने लगता है तो रौब जमाने लगता है तो उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है। तो दोस्तों कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का। पुलिस वाला था ना, वो समझता है कि ना ऑटो में बैठा हुआ कोई आदमी है और ना ही जो कलेक्टर साहब थे वे शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, चप्पल पहने थे और नॉर्मल कपड़े की सिविल ड्रेस में ही थे। अपने दोस्तों मिलने के लिए अपने घर से निकल गए थे। दोस्तों पुलिस वाले को लगता था कि यह कोई आम आदमी है और मुझे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। तो पुलिस वाले उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, उनका कॉलर पकड़ कर खींच के ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों जब आप लोग जानोगे तो आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करता है और लेकर अपने थाने पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोलता है, वह चुपचाप संत सभा में सब देखता रहता है। वह नहीं बताते कि मैं कलेक्टर हूं। लेकिन दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे थाने में एकदम से हंगामा मच गया था और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे और जो सिपाही था जो उनको उठाया था उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ जो हुआ था अब आप लोग जानोगे तो सच में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी, सच्चाई घटना क्या है वीडियो में माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बार अगर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, इससे हम लोग को हौसला बढ़ता है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों सुनाता हूँ, ये सच्ची घटना कानपुर के एक गांव की है। जो कलेक्टर साहब ने एक छोटे से जिला वहाँ पर पड़ता है वहाँ का रहने वाला था, उनका नाम राजेंद्र सिंह होता है। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और उनका जो बचपन है ना वह बहुत ही कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरा था। और दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए बिजनेस करते थे और दोस्तों पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो 300 से 400 500 रुपये कमाते थे और उन्हीं पैसों में से उन्हें अपने पढ़ाई के खर्च भी निकालते थे, घर परिवार के खर्चे चलाते थे। और दोस्तों उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उनको झुकना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी उनको गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता था और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अब दोस्तों यही वजह था कि कलेक्टर साहब कानपुर अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरने लगता है, 4-5 साल खूब कड़ी मेहनत करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और फाइनली दोस्तों राजेंद्र सिंह एक कलेक्टर बन जाते हैं।
दोस्तों जब कलेक्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। दोस्तों जब ये बात कलेक्टर साहब के माता पिता को पता चलती कि उनका बेटा डीएम कर एक कलेक्टर बन गया है तो वह लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। कलेक्टर साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों उनके माता पिता ना बहुत जगह भगवान लोग से मन्नत मांगे थे और पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई अपने बेटे के ऊपर लगा दिए थे, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दिए थे। तो कलेक्टर साहब सोचते हैं कि चलो ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं घर जाकर मम्मी पापा से मिल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, और जो मन्नत वगैरह वह लोग मांगी है उसका पूजा वगैरह भी करवा देंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अब दिल्ली से घर चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कलेक्टर साहब अपना घर छोड़कर अपने कानपुर से दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तो कभी भी घर पर वापस नहीं आए थे। अब दोस्तों घर पर आने के बाद गांव के सभी लोग में लड्डू मिठाइयाँ बंटवाया जाता है कि हाँ भाई लड़का कामयाब हो गया, कलेक्टर बन गया है, डीएम साहब बन गया है। और दोस्तों जो डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब थे, ये ना 3-4 दिन तक अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और दोस्तों तभी एक दिन कलेक्टर साहब के पिताजी उनसे कहता है कि बेटा एक काम करो, बाज़ार चले जाओ और वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा दवाई लेते आओ, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है पिताजी, मैं आऊँगा, शाम को उधर से दवाई लेते आऊँगा। इस तरीके से क्या है कि वह अपने घर से निकल जाते हैं। और दोस्तों उस समय ना कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी थी, क्योंकि नई ज्वाइनिंग हुई थी और उस समय वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी भी नहीं थी। और उनके पापा तो मेहनती थे, मजदूरी करने वाले किसान थे, तो उनके पास गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो लोग साइकिल से चलते थे, इसलिए वो भी गाड़ी नहीं खरीदते थे। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं गांव से होते हुए, तभी बीच रास्ते में एक मित्र का फ़ोन आता है और वह मित्र पहले उन्हीं के गांव में रहता था, उनका पड़ोसी था, लेकिन उनके पापा सरकारी नौकरी करते थे तो वे लोग शहर में ज़मीन ले लिए थे और वहीं पर घर बनवा लिए थे, तो सभी लोग शहर में ही शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों कलेक्टर साहब अपने मित्र से बात करते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि तुमसे मिलना है, तो मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम घर पर ही आ जाओ, हम लोग यहीं पर बैठ के मुलाकात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है, मैं उनसे बताया हूँ कि तुम कलेक्टर बन गए हो, तो वो भी बहुत खुश हो गई है, वो कह रही है कि तुम घर पर आ जाओ और वो भी तुमसे मिलना चाहती है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं अपने मित्र से कि ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो रिक्शा से आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे घर पर थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गांव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो वहाँ पर उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है, तो कलेक्टर साहब उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब सिविल ड्रेस में होते हैं, क्योंकि वो ड्रेस में पहनना अच्छा नहीं लगा था, वे शर्ट और पैंट और पैरों में चप्पल थे, क्योंकि वो सिर्फ बाज़ार अपने जा रहे थे पापा का वो दवाई लेने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का जो फ़ोन आ गया था तो वो सोचे कि चलो शहर चला जाए, तो वहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्र ही अब कैसे भी हूँ, क्या हो गया, अब वैसे भी दोस्तों कोई भी कितना हो भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन अब अपने गांव पर जाता है, अपने घर पर रहता है, तो उसको चप्पल ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में ही उनको मज़ा आता है, इसी में सुकून मिलता है। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ही ऑटो वाला ऑटो रिक्शा रोक देता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आके चेक पोस्ट है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है, अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझे पैसा देना होगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे भाई ऐसा हो सकता है, तुम्हारे पास कागज़ सही है ना। तब दोस्तों ऑटो वाला कहता है कि हाँ सर, हाँ भैया मेरे पास कागज़ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बिना मतलब के मेरा चालान काट देंगे, पैसा लेंगे, उनको कोई ना कोई कमी निकालना आ जाता है और वो कमी निकाल ही लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपस में वो नॉर्मल आदमी से ड्राइवर बात कर रहा था। दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि वे लोग तुमको कैसे रोकते हैं और कैसे वे लोग तुमसे पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों
रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं भैया, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और हर बार मुझे कुछ ना कुछ काम में वो नुकसान निकाल ही देते हैं और पैसा ले लेते हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, मुझे लेट हो रहा है। बोलो, अगर वो लोग तुमसे पैसा लेंगे, तुम कोई गलत काम किया ही नहीं है तो पैसा कैसे ले लेंगे? अगर तुम्हारे पास कागज़ है, सब कुछ है, सब सही है, तो वे लोग तुमसे पैसा क्यों लेंगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखिए भैया, अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है तो आप उतर जाइए और यहीं से दूसरी गाड़ी पकड़ लीजिए, आपको जाना है तो चले जाइए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जाऊंगा तो वे लोग मुझे पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तो मुझे पैसा ही देना पड़ेगा और अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि इस तरह से ड्राइवर बात कर रहा है, आखिर में इस शासन व्यवस्था हो क्या गया है? आखिर में इस दुनिया का शासन व्यवस्था आखिर में गरीबों लोगों पर क्यों पड़ा हुआ है? और सोच में पड़ जाते हैं। फिर शांति से ऑटो वाले, रिक्शा वाले को अपने पास बुलाते हैं, उनको समझाते हैं और कहते हैं देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है तो पैसे क्यों लेंगे, और वो पुलिस वाले तुमसे फालतू का पैसा क्यों मांगेंगे? तुम्हारे पास फालतू का पैसा थोड़ी आ रहा है, ये कोई कागज़ थोड़ी है तुम्हारे पास, इंश्योरेंस का कागज़ है, गाड़ी का कागज़ है, सब कुछ सही है, तो तुम पैसे क्यों दोगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहा था और साफ़ सफाई के दौरान गाड़ी से कागज़ बाहर निकाला था और जो कागज़ है वो मेरे घर पर ही छूट गया है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो सब कागज़ मांगेंगे और मैं बोलूँगा कि कागज़ घर पे छूट गया है तो किसी ना किसी बहाने से वो मेरा चालान काटेंगे ही, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज़ तुम्हारे घर पर है, ये सच बताना। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ मुझे लिए हुए, अभी इसका मैं किस्त भर रहा हूँ और सब कुछ इसका ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ते नहीं हैं, पैसे ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो मुझे लेकर, यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि वे लोग तुमसे पैसा कैसे मांगते हैं। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर उनसे कहता है कि ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा वो लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है चलो मैं दे दूंगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से निकलता है और धीरे धीरे चलने लगता है, क्योंकि उसके मन में डर था कि वो ज़रूर रोकेंगे। इस तरीके से जब वे लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही बैरियर के पास पहुँचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल लोग वहाँ पर खड़े थे, वे लोग सभी लोग ऑटो रिक्शा को रोक लेते हैं और साइड में लगाने के लिए कहते हैं। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है, क्योंकि वो नियम का पालन करता है। और दोस्तों तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है गाड़ी का कागज़ दिखाओ। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है सर देखिए, हमारे पास गाड़ी उड़ी का कागज़ ओके है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, घर में कागज़ का छोड़ दिया हूँ, रोज़ लेकर आता हूँ, लेकिन आज गलती से कागज़ में भूल गया हूँ, आज लेकर नहीं आया हूँ, मैं कभी और आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तुम्हें चालान तो काटना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला बहुत मायूस हो जाता है, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है पुलिस वाले से और कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई, कागज़ में लेकर आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा, मेरे कागज़ ओके है, सब चीज़ ओके है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई भी कमी उसमें नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है नहीं देखो, या तो तुम अभी मुझे कागज़ दिखाओ, सारा पेपर ओके है तो दिखाओ, नहीं तो चालान का पैसा दो, या फिर तुम हमको 1000 दो, मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, 1 रुपया कमाया भी नहीं हूँ और मेरी बोहनी भी नहीं हुआ है, सिर्फ 100 रुपया कमाया हूँ, तो मैं आपको 1000 कैसे दे दूँ, और उनमें से कोई गलती भी नहीं है, आपको पैसे क्यों दूँ। अब दोस्तों पुलिस वाला जो है ना उस ऑटो रिक्शा वाला को धमकी देने लगता है, उसको गाली देने लगता है
और पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गलती किए हो, कागज़ नहीं दिखा रहे हो, और ऊपर से बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे वो चुपचाप ऑटो में के पीछे सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे और देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देते हैं तो वह गाली गलौज करने लगते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले को पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुमको यहाँ चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होती है। तुमको कौन बोला है यहाँ पर चालान काटने के लिए? तो दोस्तों पुलिस जो होता है वो मायूस एकदम गुस्से के चेहरे से देखने लगता है और उसको पता नहीं होता है क्योंकि वो सिंपल ड्रेस में था। अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ऑटो वाले के ऊपर गुस्सा था, उसका दिमाग पहले से ही ख़राब था। उसको लगता है कि यह कोई नॉर्मल गांव का आदमी है, शहर जा रहा होगा, कुछ काम होगा। यही सब सोचकर जो पुलिस वाला था ना वो कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट पर से उनको खींचकर बाहर निकाल देता है। टेम्पो से बाहर निकालने के बाद उनको धमकी देने लगता और कहता है कि तुमको क्या मतलब है, तुमको जो काम करना है, जहाँ जाना है तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने की तुमको क्या ज़रूरत है? तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब यही नहीं कि तुम जो मन करो वो करोगे, जिसको मारना चाहोगे उसको मारोगे, जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे वसूल लोगे, यही इस वर्दी का मतलब होता है। अब दोस्तों उस कांस्टेबल को ये सब बात सुनकर, ये सब फिजूल की बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से उसकी आंख लाल पीयर होने लगता है, वह गुस्सा हो जाता है और कांस्टेबल कलेक्टर साहब को गिरफ़्तार कर लेता है और कहता है कि चलो यहाँ पर तुमको नहीं समझाऊंगा, तुमको थाने पर ही ले जाकर समझाऊंगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं भी यही चाहता हूँ। अब दोस्तों इस तरह से कलेक्टर साहब वो भी गुस्सा हो जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयारी हो जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाला जो था वो ऑटो रिक्शा वाले के चालक को और कलेक्टर साहब को, दोनों लोगों को गिरफ़्तार कर लेता है और दोनों को गिरफ़्तार करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कलेक्टर साहब को एक सिपाही पहचान जाता है और तुरंत उसके पास आता है, उनको सैल्यूट करने लगता है और कहता है साहब आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं और ये इनके साथ आप क्या कर रहे हैं, कैसे गिरफ़्तार हो गया, आप क्या मतलब हुआ, कुछ पूछने लगता है। तब उसको कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों ये सिपाही सुनने के बाद सारे पुलिस थाने के सब लोग जमा हो जाते हैं। दोस्तों कांस्टेबल को सैल्यूट करके साइड में हो जाता है और वो पुलिस वाला जब यह देखता है कि हमारे ही थाने का कांस्टेबल इस आदमी के सैल्यूट कर रहा है और उसको साहब साहब बोल रहा है और कर रहा है, साहब आपको गिरफ़्तार क्यों किया गया है, तो दोस्त को उसको पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वह हैरान हो जाता है उस समय देख करके कि हमारे थाने के ही लोग इसके सैल्यूट कर रहे हैं। उस समय वो कुछ नहीं समझ पाता है उसको कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। और दोस्तों जो ऑटो रिक्शा वाला था उस समय उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तब दोनों कलेक्टर साहब उस थाने में जितने भी सिपाही लोग थे सबको वहाँ पर एक जगह पर बुलाते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस वाले से क्या उम्मीद रखेगी। इस तरीके से बर्ताव करते हैं, इस तरह से बर्ताव करेंगे वाहन चलाने वाले, रोड चलाने वाले, आम समारी वाले को इस तरीके से बर्ताव करेगी तो पुलिस वाले पर क्या भरोसा रखेंगे। शायद आप लोग जैसे पुलिस वाले के कारण ही पुलिस वालों की पूरी टीम बदनाम होती है। ये रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसमें 1000 का मांग कर रहे थे। अगर यह पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर 1000 रुपये कमाएगा, नहीं फिर भी इसे कमाने में ये पूरा दिन लग जाएगा और वो भी कमा पाएगा या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है।
वो उसको नहीं पता, लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में आप 1000 निकलवा लेंगे, आपने पॉकेट में रख लेने। आपको ड्यूटी करने के दौरान यही सब सिखाया गया है। दोस्तों कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं कि अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी में नहीं करता, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो आप लोग मुझे इसके साथ साथ फंसाकर और भी जेल में डाल देते, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। और आप लोग कितने लोगों के साथ ये सारी हरकतें किए भी होंगे। अब दोस्तों वहाँ पर ना कुछ बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहाँ पर बैठ जाती है, बहुत सारी कार्रवाई होती है। फिलहाल वहाँ पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सभी लोगों के बीच में दहशत का माहौल छा जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके कार्रवाई आगे बढ़ती है और बाद में निष्कर्ष निकलता है कि जो पुलिस वाला था कलेक्टर साहब के साथ गलतफहमी बदतमीजी की थी दोस्तों, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है दोस्तों। उसके लिए की सज़ा उसको मिल जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से रिश्वत उस लोगों से लेना, अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाएगा, ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ना अक्सर ऐसा ही होना चाहिए, तभी ठीक होता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अगर पुलिस वाले ने क्या उनके साथ सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।